हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे आप सभी दोस्तों। आई होप कि आप फुल डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया, उसका रिवीजन ऑडियो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आए तो लेक्चर 1 में और उससे पहले एक इंट्रो लेक्चर मैंने बनाया था, उसमें सारी बातें मैंने समझा रखी है। तो मैं हर बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन से। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे से कि सर मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने का, सर कैसे पढ़ें? अगर मोटिवेशन आए तो 10 घंटा पढ़ ले, मोटिवेट कोई कर दे तो 20 घंटा पढ़ ले, कोई गाइड कर दे तो एग्जाम क्लियर कर दे। राइट, आता है, सबके दिमाग में आता है। राइट, लेकिन सच ये नहीं है। आप समझो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो दोस्त, कर्म करोगे तो ऑटोमेटिक मोटिवेट रहोगे। लेकिन कलयुग में तुमने क्या कर दिया कि पहले मोटिवेट करो सर, उसके बाद कर्म करेंगे ना। दिस इज नॉट अ राइट वे। एक थॉट है आपके सामने, मोटिवेशन इज नॉट द कॉज ऑफ एक्शन, इट्स द रिजल्ट माय डियर फ्रेंड। जब तुम ढंग से पढ़ोगे, मैंने एक मोटिवेशन लाइन सुनी कि भाई जो गर्मियों में पसीना बहा रहे हैं, पसीना नहीं है, गंगा जल है, अपने कर्मों को धो रहे हैं कि ऊपर उठें। राइट, तो ये कर्मों को हम प्योरीफाई कर रहे हैं अपने पसीनों की तरह। तो जब तुम कर्म करोगे ना, मान लो मैंने तुम्हें 9 बजे 9 PM का लेक्चर का प्रॉमिस कर रखा है, और तुम जब लेक्चर करोगे, जब मैं तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक में मोटिवेशन फील करता हूं कि भाई आई एम डूइंग माई वर्क, आई फील मोटिवेटेड इनसाइड यार। और जब मैं ये कर्म कर लेता हूं, और जब तुम लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट में थैंक यू बोलते हो, और सर ये बोलते यस सर मजा आ गया सर। कल एक बच्चे ने कमेंट लिखा, सर पता नहीं क्लास कब खत्म हुई, पता ही नहीं चला, आपकी आवाज और मोटिवेशन के साथ। तो वो मोटिवेशन होता है। पहले कर्म करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। अपने कर्म को करने के लिए मोटिवेशन को फ्यूल मत बनाओ। तुम्हारा फ्यूल ऑफ मोटिवेशन तुम्हारा कर्म होना चाहिए। जब तुम्हारा फ्यूल तुम्हारा कर्म होगा, मोटिवेटेड अपने आप रहोगे। ठीक है, मिलते हैं और ऑलवेज मिलेंगे 9 PM। कमिटमेंट किया आपको लेक्चर अपलोड करके प्रॉपर आपको सिखाने का। अपने दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों को, आपके अंदर बैठे सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम। चलिए सर, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं आपको। राइट, एक है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा है असेसमेंट ईयर, थर्ड है प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इसमें देखो भाई, सबसे मजेदार बात, स्टडीमेट ने क्वेश्चन डाल रखा है यहाँ पे। इस सेकंड कॉन्सेप्ट में, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें 3 ICI के क्वेश्चन। एक तो ये है, इसके बाद ICI ने आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 पूछे हुए। राइट, बच्चे इग्नोर करते हैं। टीचर्स को मैंने देखा, सॉरी टू मेंशन दिस, कि वो एक लाइन में HUF की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। भाई साहब, ICI क्वेश्चन पूछ रही है 2-2 बार, धप्पा मार के पूछ लिया तो बच्चों को क्या बोलोगे कि फास्ट ट्रैक कराया था, एग्जाम ओरिएंटेड कराया था, फुल ट्रैक कराया था। मैं तो एक चीज़ चाहता हूँ, जो स्टडी मैट में हो तुमको 100% आना चाहिए। और ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये मैंने स्टडी मैट से प्योरीफाई किया। कुछ बातें हटा दी क्योंकि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज़ें रखी जिससे तुम्हारे 100% मार्क्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ करने के बाद एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन AOP एंड POI। स्टडी मैट का क्वेश्चन है भाई साहब, 4-5 क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, हु इज एन असेसर। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे हमें 2 लेक्चर्स लगने चाहिए, ये लेक्चर और उसका नेक्स्ट लेक्चर। मुझे नहीं पता आपने पहले कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मुझे बस एक चीज़ का पता है कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हो और 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो भाई 40+ 100% आने चाहिए। 10% ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन 40 मेरी मेहनत। 50 की पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन पसीना जो बहाया है ना भाई, गारंटीड बोलता हूँ 40+ तो आना चाहिए। और 10 ऊपर वाला अगर वो मेहरबान तो 50 आउट ऑफ 50 लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें साइड करके, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया। और हाँ, मैंने अगेन आपको बता रखा है, बार बार एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, जो मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ वो बुक में ऑलरेडी है, यू कैन बाय बुक। और उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9354719404 पे। अगर आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप बोथ ग्रुप कर नहीं रहे हैं और आपको एग्जाम को लेकर टाइम है, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाइए। जैसा कि मैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स बनाओ क्लास में मेरे साथ साथ। सेकंड प्रायोरिटी, टाइम कम है, बोथ ग्रुप कर रहे हो तो बुक बाय करके हेल्प ले सकते हो, ताकि तुम्हें लिखने की टेंशन ना हो। ठीक है सर, बहुत तगड़े नोट्स बनाए। आज के लेक्चर के बाद तुम कहोगे सर इस तरीके से हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, बहुत मेहनत से नोट्स बनाता हूँ मैं आपके लिए। चलिए सर, लेक्चर पे आते हैं। एंड ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के नोट्स थे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टुडे। ठीक है, मुझे आपको सिखाना है सबसे पहले
आज स्कीम ऑफ इनकम टैक्स लिखे, क्वेश्चन स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स कैसे काम करता है, इनकम टैक्स में कैसे हम आगे बढ़े। अभी तक आपने रूल सीख लिया, एक्ट सीख लिया, सर्कुलर सीख लिया, नोटिफिकेशन सीख लिया, लेकिन अब आगे क्या। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इंट्रोड्यूस होता है, उसकी बेसिक हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मेरे साथ के साथ लिखना होगा, क्योंकि मेरे समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। 2 लेक्चर मैंने मांगे, 2 लेक्चर के बाद जो मैं लिखने वाला हूँ, यू आर बिकमिंग उस्ताद विथ मी। आप खुद दूसरे वाले को पकड़, ए चिंटू इधर आ बेटा, अपुन तेरे को एक्सप्लेन करता है बेड़ू, अपुन राम भक्त। ठीक, आइए लिखिए। सबसे पहले एवरी पर्सन सर पर्सन तो मेरे को मालूम है, आप पर्सन मैं पर्सन, दोनों पर्सन। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बने। ए भैया मैं उस पर्सन की बात नहीं कर रहा सर, फीमेल मेल जेंडर, अरे मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। बताओ ना सर किसकी बात, रुको रे बाबा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने आपको क्या बोला था, कर्म करो मोटिवेशन अपने आप आएगा। एक्साइटेड फील कर रहे हो, वेरी गुड। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और उन सभी दोस्तों के साथ सीरीज शेयर करना। विद इन 50 to 70 डेज फुल सिलेबस विथ ग्रॉस रियल इनकम, तुम्हें बाप बनाना है इस सब्जेक्ट का। मैंने एक चीज़ सीखी, मोटिवेशन थोड़ा सा और देना चाहूँगा, एक्सपीरियंस बोलूँगा। मोटिवेट तुम हो रहे हो नहीं हो रहे हो मेरे को नहीं पता, एक्सपीरियंस। मैंने एक चीज़ समझी कि देखो यार, अगर तुम्हें सच में कमाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो जो सपना देखा है उसका बाप बनो। बाप बनने का मतलब क्या होता है सर, शादी करना नहीं मेरे दोस्त। बाप मीन्स बिकमिंग द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तुमसे बेहतर उस चीज को कोई ना जानता हो, तुमसे बेहतरीन तरीके से कोई उस काम को कर ना सकता हो। जब भी उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की डिस्कशन हो, वो नाम जहन में, दिमाग में तुम्हारा आना चाहिए। तुम सभी सीए, सीएस, सीएमए की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर मैं पास हो जाऊंगा। कैसे होगे, कभी पास नहीं होगे। अरे सर मैं पास होऊंगा, हिस्ट्री क्रिएट करूंगा, इतनी शिद्दत से पसीना बहाऊंगा, इतनी शिद्दत से मेहनत करूंगा ना, कि जब रिजल्ट आएगा ना, एक ही बच्चा पास हो रहा होगा ना, तो तेरा भाई और तेरा बहन उस लिस्ट में होगा। दिस इज द प्योर मोटिवेशन। ओके, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना प्लीज, हर बार लिखना, आई एम द चैंपियन एंड द नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, आई एम द चैंपियन एंड द नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट। आज से हर बार बोलो, बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक ये ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। आइए सर, मोटिवेशन साइड करते हुए क्लास में बैक आते हैं। एवरी पर्सन, सर आपने पर्सन का मीनिंग नहीं बताया बेटा, 2 लेक्चर मांगे, ये और अगला पूरा एक्सपर्ट बनाऊंगा, तो बेटा चिंता मत करो। हुज टोटल इनकम, सर टोटल इनकम क्या, सर हम स्टूडेंट लोग, हमारी टोटल इनकम क्या, सर रक्षाबंधन पे भाई पैसा देता 500, वो रुपए टोटल इनकम होते क्या, सर स्टाइपन मिलता 3000 रुपये, वो टोटल इनकम होते क्या। चिंता मत करो, वी विल लर्न 1 by 1। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ पढ़ के तुम्हारे जहन में क्वेश्चंस आने चाहिए, माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो तुम राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जब कोई बंदा सुट्टा मारता है ना, क्वेश्चन नहीं आते, ए ले भाई मजे ले, मजे लेने वालों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आते, जो कुछ करते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। सो आने दो क्वेश्चंस को। हु इज पर्सन, सर व्हाट इज टोटल इनकम। Okay, now during the previous year, जो कि तुमने पिछले साल कमाई थी, सर पिछला साल, सर मान लो मैं आज 2030 में हूँ, ओके, लेट्स सपोज आई एम इन 2030, तो क्या मेरे लिए पिछला साल 2029 होगा। मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन आने दो, जब तक मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आने दो, फिर इन क्वेश्चंस को प्योरीफाई करूंगा 1 by 1। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो मैंने पैसा कमाया था, जो पैसा कमा रहा वो पर्सन क्या, नहीं बेटा अभी धीरे धीरे सीखेंगे, आने दो क्वेश्चंस को, आने दो। वेलकम, मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस का मोस्ट वेलकम। 2 लेक्चर्स में पोस्टमार्टम करना है उसका। लिखो, एक्सीड दैट amount which is not
चार्जेबल टू इनकम टैक्स। सर तुमने वो पैसा कमाया, एक्सीड दैट अमाउंट, तुमने वो अमाउंट क्रॉस कर दिया, विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स एक लिमिट बताता है। लेट सपोज उसने बोला 2.5 लाख रुपए, कितना बोला आपके लिए 2,50,000। मतलब जब तक तुम 2,50,000 अर्न कर रहे हो ना, गवर्नमेंट तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अरे क्या ये 20,000 रुपये कमाने वाले लोग 12,000 मतलब 12 मंथ इंटू में 20,000 है, 2,40,000, इस क्या बोलना रे बच्चा लोग को, इंजॉय रे, पार्टी करो रे एकदम। गवर्नमेंट तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं है। सर इंसल्ट कर रहे हो? नहीं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। अब तुमने क्या किया, पाप कर दिया। कौन सा पाप किया सर? मित्रों मुझे आप लोगों से मेक इन इंडिया का सपोर्ट चाहिए। आपने क्या किया, एक फोन डेवलप कर दिया। लेट्स सपोज आईफोन 2.0 तुमने लॉन्च कर दिया, तुमने धक्के से पैसे कमा लिए। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे पता नहीं, हे भगवान चाहो तो सच कर देना। तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारे आगे 100 आउट ऑफ 100 टैक्सेशन में से मेरे साथ लेक्चर देख रहे हो और तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। अब मैंने खुश हो गया, तुम्हें 5 लाख रुपए का चेक साइन करके दिया, ले मुन्ना आज मुन्नी को घुमा और थोड़ा बदनाम हो गया, थोड़ा एकदम पार्टी वार्टी सेलिब्रेट, 5 लाख रुपए आ गए सर। तो सर तुम 2.5 लाख को क्रॉस कर चुके हो, एक्सीडिंग दैट अमाउंट, तुमने वो अमाउंट क्रॉस कर दिया विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मतलब तुमने एक अमाउंट लिमिट को क्रॉस कर दिया। और अब हम तुम्हारी बात करने वाले हैं, तुम इनकम टैक्स की डेफिनेशन में आने वाले हो। अरे वाह सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, एकदम गर्मी आ रही है बॉडी में। सर गर्मी वैसे ही बाहर है, आग मत लगा देना, ठीक है। ओके, तो जो इंसान 2.5 लाख 2,50,000 की लिमिट को क्रॉस करेगा इज एन एसएससी, वो हमारे लिए एक एसएससी है। सर दिमाग की बत्ती जल रही है सर, बोलो ना बोलो ना। सर पर्सन और एसएससी में क्या अंतर है? अब इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, अभी दिमाग में आने दो क्वेश्चंस। मैंने आपसे 2 लेक्चर्स का टाइम मंगाया, ये और अगला। सर 10-12 मिनट हो गए, अभी तक हम बस यही लिख ही रहे हैं। बेटा यही बुनियाद है। तुम्हारी जमीन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी ग्रोथ होगी। सो स्टार्ट पढ़ना नहीं करना है, स्टार्ट सीखना करना है। रैंचोस दास छानछड़ बाबा एक बात कह के कहते, बेटा सक्सेस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप झक मार के पीछे आएगी, नॉलेज के पीछे भागो। ठीक है, मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा, लिख देना, किसी को याद आ रहा हो तो लिख देना, ठीक है। इज एन एसएससी। अब क्या आगे, क्या ही इज लाइबल टू टैक्स, ही इज लाइबल मतलब मोदी जी इसको पकड़ने वाले। हाँ, ही इज लाइबल टू पे टैक्स, उसको टैक्स देना पड़ेगा सर। ओके, एट द रेट, अब इसके ऊपर भी मैं तुम्हारी बत्ती जलाऊंगा, रेट एंड रेट्स। सर 5 लाख कमाया तो टैक्स अलग, 10 लाख कमाए तो अलग, 50 लाख कमाए तो अलग, 1 करोड़ कमाए तो अलग। जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम टैक्स का रेट चेंज होता रहेगा। उसको बोलते हैं स्लैब रेट। वी विल लर्न स्लोली स्लोली, ओके। रेट एंड रेट्स स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट, जो कि तुम्हारे फाइनेंस एक्ट में तुम्हें बताया जाएगा। तो सर आपने मेरे को एक चीज बताई थी फाइनेंस एक्ट के बारे में कि देखो 1962 का लॉ, ठीक है, 1962 का जो लॉ है उसको आज के हिसाब से कैसे अप्लाई करेंगे, ये फाइनेंस एक्ट में लिखा रहता है। हाँ, तो उस टाइम के रेट क्या इस टाइम के रेट अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। पहले क्या होता था, लड़कियों के लिए मतलब मेल्स के लिए रेट अलग होता था, फीमेल्स के लिए अलग होता था, उनका स्लैब रेट हाई होता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने हटाया, फिर अब क्या सबके लिए इक्वल चल रहा है। तो आपका फाइनेंस एक्ट चेक करो कि मैं किस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करने वाला हूं। फाइनेंस एक्ट रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। सर हाँ बोलो ना सर, ऊपर आप मेरे को बोले प्रीवियस ईयर बोले, हाँ एकदम बोला, हाउ? अब मेरे को असेसमेंट ईयर बोल रहे, हाउ? सर बार बार कौन सा ईयर चल रहा है ये? 2024-25 मेरे को समझ में नहीं आ रहा मास्टर, कुछ तो लोचा दिख रहा है मेरे को। रुको रे भाई। अच्छा एक बार कमेंट में बताना, ये मिमिक्री जो मैं करता हूँ, आवाज़ चेंज करता हूँ, कैसा लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना।
अगर लगता है कि इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आई विल कंटिन्यू। एक्चुअली क्या ना, मैं चाहता हूँ इन्जॉय करो, और जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 ईयर से लेके 40 ईयर के स्टूडेंट्स जो होंगे वो देख रहे होंगे, कुछ लोग लेट भी सीए करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट रहेगा इसलिए। हाँ, कुछ एक एज के बाद ये सब मजाक अच्छे नहीं लगते, फुल सीरियसनेस अच्छी लगती है। तो मैं सोच के चल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो थोड़ा सा फ़नी मिजाज के हैं, थोड़ा स्माइली फेस वाले, तो चलेगा, ठीक है। ओके, असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे एक बात आई थी, बट इंक्लूजन और exclusion of income will depend on a residential status person। सर अभी भी आपको देखना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। सर ये क्या है सर? सर इस पे 3 लेक्चर्स लगेंगे हमारे, 3 to 4 लेक्चर्स, तब जाके क्लियरिफाई होगा। ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है, अलग से हम डिस्कस करेंगे इसको, स्टडी मेट में भी अलग से रखा हुआ है। मैं आपको पहले अब ये कहानी एक एक करके बताऊंगा। आओ सुनाओ इनकम टैक्स की कहानी। ओके, स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले एवरी पर्सन, मेरी ज़िंदगी जो चेंज कर दी है वो इनकम टैक्स ने कर दी। इनकम टैक्स का सबसे पहला वर्ड एवरी पर्सन। ओके, तो एक एक करके पूरा हम सीखने वाले, ठीक। आइए नोट लिखते हैं, नोट। अब इस नोट के थ्रू हम एक एक वर्ड को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है सर। एवरी पर्सन, सर पर्सन कौन होता है सर? डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, कुछ सोच रहा हूँ मैं, राइट। सबसे पहले पर्सन, तो मेरे दोस्त जो पर्सन का सेक्शन है ना, पर्सन सेक्शन 2 सब नहीं, इधर भी लॉजिक है भाई। आपको कंपनी लॉ में एक चीज़ सिखाई थी ना कि इधर क्लॉज बोलने का, इधर नहीं बोलने का, राइट, और इधर सेक्शन बोलने का, इधर नहीं बोलने का। तो आपके कंपनी लॉ में सेक्शन 2 के साथ क्लॉज चलता है, राइट, और इनकम टैक्स में सेक्शन 2 में, सेक्शन 10 में, सेक्शन 47 में जो भी चीज़ें होंगी वो क्लॉज होंगी। मतलब पहले सेक्शन बोलोगे फिर क्लॉज बोलोगे। सर ऐसा क्यों? तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। क्लॉज वहाँ होता है जहाँ, जैसे सेक्शन 2, जैसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। सेक्शन और सब सेक्शन तब बोलते हैं जब सेक्शन और सब सेक्शन में या फिर उसके नेक्स्ट सब सेक्शन में कोई रिलेशन होता है, उसी पॉइंट को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसी पॉइंट में कुछ चेंजेस किया जा रहा है, उसी पॉइंट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो सेक्शन और सब सेक्शन होता है। बट जब पहले वाली टर्म में और नेक्स्ट टर्म में कोई रिलेशन नहीं है, जब पहली वाली टर्म में और नेक्स्ट टर्म में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम वहां बोलते हैं क्लॉज। कंपनी लॉ में भी ये बात डिस्कस करके मैंने बताई आपको। तो कंपनी लॉ में सेक्शन 2 के अंदर जो भी पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं वो होते हैं क्लॉज, और इनकम टैक्स में 2, 10, 47 इन तीनों में हम क्या बोलेंगे? क्लॉज, जो भी इसके साथ अटैच होता जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 31। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? हाँ आ गई। अब इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ाता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लूँगा, क्योंकि जो लोग बुक्स लेंगे कहेंगे सर हमारे लिए भी तो थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए ना। और जितने भी लोगों ने बुक्स नहीं लिए, डोंट वरी, हम नोट्स बनाएंगे। तो सर देखो, जो पर्सन है ना वो आपका डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, ठीक है। वी मे ब्रीफली कंसीडर सम ऑफ द अबव 7 कैटेगरी। सबसे पहली बात कि पर्सन में कितनी कैटेगरी होती है सर? 7 कैटेगरी। पर्सन में कितनी कैटेगरी होती है सर? 7। सर 60 टाइप के लोग होते हैं सर? एलियन वगैरह भी होते हैं क्या? नहीं भाई नहीं, थोड़ा सा टाइम दो इसको। कितने टाइप के लोग होते हैं सर? 7 टाइप के, ठीक है। एक सेकेंड, नोट्स मैं भी अपने सामने रख लूँ एज पर द स्टडी मेट। ओके, तो 7 कैटेगरी में लोग होते हैं हमारे पास। कितनी कैटेगरी में? 7 कैटेगरी में। ओके, ऑफ असेसी ऑफ ईच विच कंस्टिट्यूट अ सेपरेट यूनिट ऑफ असेसमेंट और अ सेपरेट टैक्स एंटिटी।
और इन सातों को हम अलग अलग टैक्स का ट्रीटमेंट देने वाले हैं। बोलो मेरे साथ, सातों का टैक्स का ट्रीटमेंट अलग होगा, टैक्स का स्लैब रेट अलग होगा, ओके, और उनके ऊपर कौन सा रेट लगेगा उसका पैटर्न भी अलग होगा, ओके। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल कौन सर? मिस्टर राम। राम नारायण गाना बजाता। सर इसके बारे में जब मैं नोट्स बनाऊंगा बहुत समरी बनाऊंगा कि पर्सन, नाम और नाम, ताकि आपको याद रहे, ठीक। मिस्टर राम, सर हु इज मिस्टर राम? तो आपका नाम क्या है? दिलजीत दोसांझ। आपका नाम क्या है? सर कैटरीना कैफ। आपका नाम क्या है? सलमान भाई। आपका जो भी नाम है, एस के अकरम, जो भी आपका नाम है, आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। तो सर क्या लड़का और लड़की दोनों आते हैं? हाँ जी, दोनों आते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर जो बीच वाले हैं वो कौन से जेंडर में आएंगे? भाई उसको जो फील हो रहा है, अगर उसको लड़का फील होता है खुद को तो वो मेल में डालेगा, और उसको अंदर से लड़की फील होता है तो वो फीमेल डालेगा। इट्स पार्ट ऑफ फन, बट या दिस इज लॉजिकल। द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन, जिसे प्रकृति से जन्म मिला है, जिसको नेचर से जन्म मिला है, मशीन नहीं लगाई गई है, बाय नेचर जिसका जन्म हुआ है, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग। सर बीइंग ह्यूमन कौन है सर? सलमान खान, ओके। यानी जिसे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ह्यूमन बीइंग्स, ओके। सर लड़का लड़की सवारी क्या? हाँ, मेल एंड फीमेल। सर बच्चा भी आ सकता है क्या? लुनेटिक पर्सन भी आ सकता है क्या? बच्चा भी तो इंसान के द्वारा हुआ तभी तो बड़ा हुआ। हाँ, जैसे छोटे बच्चे का नाम लेते हैं, एक छोटा बच्चा, सबसे बचपन में मैंने देखा था, एक बंदा आया था कॉमेडी शो में, व्हील चेयर पे था, क्या शायरी बोलता था, क्या कॉमेडी करता था, मैं इम्प्रेस हुआ उससे। अभी भी कुछ बच्चे DID में जाते हैं, डांस करते हैं, अवार्ड जीतते, 50,000 1 लाख, जो भी उनका जो भी होता है। तो अलग अलग सब कर रहे हैं अपने हिसाब से, राइट। तो क्या वो आएंगे? हाँ, उनके बिहाफ पे उनके लीगल गार्जियंस आएंगे, लीगल पेरेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके मम्मी हो सकती है, उसके पापा हो सकते हैं, जो भी उसके बिहाफ पे होगा वो उसके बिहाफ पे आ जाएगा। इट इंक्लूड्स अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सर कई बार ना कुछ लोगों का दिमाग खराब होता है, कोई बात नहीं, जो भी ऐसी कैटेगरी लग रही है ना, उनके लिए हम उनके गार्जियन को, उनके लीगल पेरेंट्स को बुलाएंगे। माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड क्या सर? जो जिसका माइंड साउंड नहीं है, जो खुद से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम खा रहा है। बट द असेसमेंट इन सच केस मे बी मेड ऑन द गार्जियन, उनकी भी यहाँ पे उनके गार्जियन आगे आएंगे, ठीक है। और मैनेजर ऑफ द माइनर और लुनेटिक हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वर्ड आया कि देखो, अगर कई बार क्या होता है, गार्जियन नहीं है, कार में जा रहे थे, मम्मी पापा की डेथ हो गई, ठीक है। अब मैनेजर ऑफ द माइनर, अरे भाई कोई तो बंदा होगा, इनकम है तो कोई रखवाला तो होगा उसका, चाचा चाची मामा मामी, मैनेजर कुछ तो होगा। और लुनेटिक हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम, और इस केस में भी मैनेजर किस केस में हो सकता है? लुनेटिक। 4 बोतल वोडका, काम उसका रोज का, मेरा नहीं बाबा, मेरे से नहीं होता, ठीक है। लुनेटिक हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम, इस केस में भी मैनेजर होगा, कोई गार्जियन होगा, कोई देखभाल वाला होगा, ठीक है। इन केस ऑफ डिसीज पर्सन, अगर कोई मर गया तो सर असेसमेंट वुड बी मेड ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर जो मर गया है कोई, तो उसके बिहार पे उसका रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा। लेट सपोज मैं तुम्हारा लेक्चर बना रहा हूँ, तुम्हें प्रॉमिस तो किया है, हे परमात्मा ऐसा ना हो, मान लो मेरी डेथ हो गई, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, हार्ट अटैक, खत्म हो गया मैं। अब सर इस कैमरे का कोई तो वायरस होगा, इस लेक्चर का कोई तो वायरस होगा, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टूडियो, उसका कोई तो वायरस होगा। तो अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या बताओ, ये सारी बातें लिख पाना पॉसिबल है, इसलिए स्टडी मैट, बहुत सारे टीचर, सॉरी टू मेंशन दिस, स्टडी मैट को साइड कर देते हैं, अपनी लैंग्वेज लिखवाते हैं, बेस्ट है, लेकिन स्टडी मैट स्किप नहीं कर सकते आप। और ये सारा 100% मैंने स्टडी मैट से लिया है। आप स्टडी मैट जाइए, खोलिए और एक बार देखिए। बस मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि पढ़ना आसान हो, ठीक है। ओके, तो क्या हम लिखना शुरू करें? क्या ये सारी बातें लिखवा के दूँ? ओके चलिए लिखते हैं, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा 2 से 3, फिर मेरे को बोलना मत, ठीक है। आइए, पर्सन, पर्सन में आप लिखोगे मेरे साथ, आशिकाना आलम है इश्क ने भाजा, लिखो। देयर आर
देयर आर 7 persons, 7 या फिर लिखो 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कैटेगरीज ऑफ असेसी। सर ये असेसी वर्ड क्यों ले आए पर्सन में, अभी बात करेंगे इसकी बात। असेसी, ठीक है। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ असेसी। ओके, पहले की हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो इसको मैं समरी फॉर्म में लिखवाता हूँ, क्योंकि वैसे बुक वाली लैंग्वेज लिखवाने में बहुत लंबा चला जाएगा, एक लेक्चर पूरा इसी पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो इंडिविजुअल मीन्स क्या है सर, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और ब्रैकेट में लिख सकते हो ह्यूमन बीइंग, और इसके साइड में लिख सकते हो मिस्टर राम, राम नारायण राजा बाजा बजाता, ठीक है, राम। सर और क्या आपने बताया था, इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल, ठीक है। और सर आपने क्या सिखाया था, अगर कोई माइनर है, ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड है, तो इनके भी यहाँ पे कौन आएगा सर, गार्जियन, GUARDIAN, गार्जियन या फिर मैनेजर, ठीक है। और लूनेटिक के केस में भी, लूनेटिक भी ले लेता हूँ, LUNATIC, लूनेटिक, ओके, ठीक है। सर डिसीज पर्सन है तो कोई टपक गया तो, निकल लिया भगवान का प्यारा तो डिसीज पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, अगर कोई डिसीज पर्सन है तो उस केस में क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके बिहाफ पे उसकी संपत्ति का जो वारिस होगा, इसको क्या बोलते हैं, बाहुबली का बेटा क्या था, अमरेंद्र बाहुबली, तो उसकी संपत्ति का जो वारिस होगा वो यहाँ पे आता है। ओके सर 30 मिनट्स लगा दिए बस ये बताने में आपने, कोई बात नहीं, जब सीखो तो अच्छे सीखो। अब इस पे मैंने क्या अपने आप को याद रखने के लिए बोला था, जैसे माइनर या जो भी है, सर माइनर है तो क्या, तो माइनर को क्या बोलते हैं, जवान मूवी था ना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी चाहिए थी, तो उसी तरीके से माइनर वाले केस में मैंने कैसे याद रखा था खुद के लिए कि जा अपने बाप को बुला ला। माइनर केस में क्या होगा, जा अपने बाप को बुला के लिया, मतलब तू नहीं करेगा, गार्जियन को बुला के ला, ठीक है। तो मजाक में लिख रहा हूँ, जा अपने बाप, बाप वर्ड चलेगा क्या, बाप वैसे अच्छा वर्ड नहीं है, डैडी या फादर ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल के लिए ऐसे वर्ड लिख रहा हूँ। एक्चुअली हमारी मेमोरीज को ना नॉर्मल चीज़ें याद नहीं होती, जो भी थोड़ा सा इमोशंस कनेक्ट करे, थोड़ा सा फन क्रिएट करे, थोड़ा सा गुस्सा क्रिएट करे, थोड़े से इमोशंस क्रिएट करे, वो चीज़ें याद होती है, ठीक है। जब अपने बाप को बुला के ला, जब अपने बाप को बुला के ला, ठीक है। अब ये आपको याद रहेगा, ठीक है सर। ओके नाउ आई एम कमिंग ऑन द बुक, ऑन बुक HUF, और मेरे दोस्त HUF पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर द 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, तो इसका जवाब क्या होगा सर, 2 स्कूल, एक दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। वेयर आर दे प्रेवलेंट, कहाँ कौन सा लगता है, तो देखो हिंदू लॉ लगता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम पे, दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, और उसको छोड़ के हर जगह चलता है रेस्ट ऑफ इंडिया, हर जगह, ठीक है। ओके एक्सप्लेन ऑल्सो मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्कूल्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में लिख दिया है। क्या सर ये सारी बातें लिखोगे, देखो सारी बातें लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ समरी में लिख सकते हैं, समरी आई विल ट्राई। अगला क्वेश्चन था जैन HUF इन आसाम, एक जैन है HUF इन आसाम कंप्राइजेस ऑफ मिस्टर सुरेश जैन, his wife Mrs. Sapna Jain, his son Mr. Sarthak Jain, his daughter-in-law Mrs. Preeti Jain, his daughter Miss Seema Jain, his unmarried brother Mr. Pritam Jain. Which of the member of the HUF are eligible for co-parsonary rights? मतलब वो आपसे क्या पूछना चाहता है, समझो इस चीज़ को, कि उसकी जायदाद में कौन कौन सा पर्सन हिस्सा लेगा, उसकी जायदाद का वारिस कौन बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मान लो एक फैमिली है,
फैमिली में कौन जायदाद में भाग ले सकता है, जायदाद यानी प्रॉपर्टी में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसको कुछ हो गया तो कौन उसके ब्याह पे आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। ओके, तो ये आंसर मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने बताया गया है दयाभाग ऑफ हिंदू लॉ इन प्रिवलेंट इन आसाम, दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, नोबडी एक्वायर द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग, जब तक बाप जिंदा है तब तक किसी का कोई राइट नहीं है। दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज अलाइव एंड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर द चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी, कि जब पापा की डेथ हो जाएगी तब राइट मिलेगा। Hence, Mr. Suresh Jain and his brother, Mr. Pritam Jain, would be the co-partner on the Jain HUF and are eligible for the co-partner right. अभी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, so don't worry. अभी मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, मैं बस आपको बता रहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन है और कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी का क्या करें, अरे थ्योरी का करना नहीं होता बेटा, साथ साथ करना होता है। बहुत सारे बच्चे कॉस्टिंग में, एफएम में, अरे सर प्रैक्टिकल तो क्या थ्योरी मेरे को नहीं आती, अरे थ्योरी अलग से थोड़ी ना बनती है। अब तुमने चाय बना ली, चीनी नहीं डाली, सर चीनी का क्या करे, अरे भाई चाय जब बन रही थी तब चीनी डालने का, सर दूध का क्या करे, अरे जब चाय बनी तब डालने था ना, पूरा टेस्ट तुमने खराब कर दिया। सर कह रहे हमारे टीचर ने ऐसा करा, आई डोंट नो अदर टीचर्स व्हाट डिड, बट बेस्ट तरीका क्या है, साथ साथ लिखो, साथ साथ समझो, ताकि उसी समय उसको बाय बाय कर दो। अभी जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए तो भी मैं साथ के साथ सारी चीज़ें कंप्राइज करूंगा। मैं ऑडियो में बोलूंगा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जब हम लॉ करते हैं, जब हम बाकी सब्जेक्ट्स करते हैं तो भी ऐसे ही चलता है। अभी लॉ का भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉ, अभी देखो इसमें शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का टॉपिक चल रहा था, देखो हमने सारी चीज़ लिखी है। अब इसमें क्वेश्चंस आए हैं भैया शेयर इशू है, डिस्काउंट सेक्शन क्या होगा, सारी चीज़ें लिख के मैं तो पूरा लॉ भी लिखवा रहा हूँ हाथ से। अरे भाई इतनी मेहनत कर लो ना, हर एक प्रोविज़न, हर एक चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। सर पूरा लिखना पड़ता है, पूरा लिखो यार। कॉल्स ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, एग्जाम्पल्स लिखो, सब कुछ लिखो, एग्जाम में जो पूछ सकता है सब लिखो, ताकि एग्जाम वाले दिन मेरे को रोना ना पड़े। आज इतनी मेहनत कर लो कि एग्जाम वाला दिन तुम्हारा सेलिब्रेशन वाला हो, ठीक हो। चलो सर, सर इसको समझाओ ना प्लीज़। हाँ तो मैं एक बार बुक से समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो एक होता है मेंबर, मेंबर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करेगा, बट एक होता है को पार्टनर। को पार्टनर का मतलब होता है ही हैज और हैव राइट इन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका राइट बनता है कि ये प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। HUF हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इला सर क्या बात बोल रहे हो, HUF डिफाइंड ही नहीं है ना, इसलिए टीचर पढ़ाते भी नहीं है। जो डिफाइंड नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ यार, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज हाउ यू डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ एज फैमिली। अरे जैसे तुम, तुम्हारे चाचा, तुम्हारी बुआ, वी आर फैमिली, दिस इज HUF। साउथ इंडियंस में तो HUF ही चलता है फुल, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑल मेल्स लीनली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन असेंटर, मतलब जिसमें वारिस चलते हैं। बाहुबली का बेटा अमरेंद्र बाहुबली, राइट। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जरूरी थोड़ा ना मेरा बेटा भी आके यहाँ पे पढ़ाए, बट कहीं ना कहीं मुझे कुछ होता है तो फॉर्म में उसका नाम लिखा है, उसको राइट मिलेगा, राइट। द धर्मपत्नी एंड मुनिया, ठीक है, मुनिया सब यहाँ पे आते हैं, बट सर इसका डेफिनेशन में मजा नहीं आया। ओके, नाउ अ डॉटर ऑफ को पर्सन बाय बर्थ शैल बिकम अ को पर्सन इन ऑन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। अब देखो पहले क्या होता था ना, भाई लोग का क्या था कि अरे शादी वादी करा दी ना, उसका झंझट खत्म ना, अब तेरा कोई हिस्सा नहीं है इधर, तेरी शादी पापा ने करा दी ना, अब तेरे जिससे शादी हुई तू उसके बाद जा, हमारा कोई राइट नहीं है तेरे पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कोई दीदी चाहे, कोई सिस्टर, दीदी, भाई, बहन, मेरी दोस्त अगर ये वीडियो देख रही है, यू ऑल्सो हैव इक्विवेलेंट राइट एज योर ब्रदर। जितना भाई का राइट बनता है उतना ही तुम्हारा राइट भी बनता है। तो सर ये बड़ा कमाल का होता है, आज भाई को बता दूंगी मैं, ठीक है, बता देना कि आई ऑल्सो हैव राइट, ठीक है। ओके, नाउ सी कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ असेट्स ऑफ द फैमिली, वो भी कह सकती है ए अपन का हिस्सा बेड़ू लेके आ। द राइट ऑफ डॉटर इन अ को पार्सन प्रॉपर्टी आर इक्वल टू सन, मतलब जो बेटे का राइट है वही बेटी का राइट होगा। हाउएवर अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फॉर एग्जांपल जैसे वाइफ है या डॉटर इन लॉ है, को पार्टनर है, आर नॉट एलिजिबल फॉर सच को पार्टनर राइट। यानी देखो
मैं आपको थोड़ा सा धार्मिक वे में, फिर थोड़ा सा इस वे में, दोनों में डालता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे माइंड में, कंफ्यूज मत होना। आपने जिस घर में जन्म लिया है, दीदी लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक, लड़के लोग तो एकदम खुशी है, हम तो हैं हर जगह। हाँ, आपने जिस घर में जन्म लिया है वहां पे आपका प्रॉपर्टी का राइट बनता है, लेकिन आफ्टर मैरिड आप जिस घर में जा रही हैं वहां पे आप प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकती कि देखो मेरे हस्बैंड का 50%, मेरा भी 100%, तो तुम ही दोनों का 100 हो गया, भाई बच्चा वाला जो भाई है वो तो साइड। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पहले 2 भाई थे और दोनों की 2 वाइफ हो गई, तो ऐसे क्या बोलेंगे कि देखो 4 हिस्से होने चाहिए? नहीं नहीं, हिस्से 2 ही होंगे। तुम अपने हस्बैंड में राइट क्लेम कर सकती हो, अपने हस्बैंड से बात करके, फैमिली में नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब था, ठीक है। अंडर द इनकम टैक्स 1961 जैन अनडिवाइडेड फैमिली एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली वुड ऑल्सो बी असेस्ड एज एचयूएफ। देखो यार, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। पहले शायद मेरे को दिखा था, नहीं दिखा था, लेकिन इस बार जब मैं बुक बना रहा था, नोट्स बना रहा था, तो ये वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दी। जैन अनडिवाइडेड फैमिली एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वुड ऑल्सो बी असेस्ड एज एचयूएफ। क्या एमसीक्यू बनता क्या? हाँ, डेफिनेटली बनता। एमसीक्यू पूछेगा क्या? यहाँ पे स्टार लगा लेना प्लीज। एमसीक्यू क्या पूछेगा? ए भाई, जैन लोग तो जैनिज होते ना, जय जिनेन्द्रा, जय जिनेन्द्रा, और सिख लोग सत श्री अकाल पाजी कैसे हो, तो क्या वो एचयूएफ में आते हैं? एचयूएफ तो इंडियंस के लिए होता है। अरे नालायक, सिख और जैन कम्युनिटी इंडियंस नहीं है। गॉट इट? ओके। तो 2 टाइप्स के स्कूल होते हैं। अच्छा, कौन कौन से 2 टाइप के स्कूल होते हैं सर? दया भाग, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। आप देखो, दया जिसके अंदर दया नहीं है, मिताक्षरा यानी दोस्ती वाला। तो पूरे इंडिया में, होल इंडिया में क्या चलती है? दोस्ती। दोस्ती बोले तो मिताक्षरा। और दया भाग, दया मतलब इमोशंस, भाग मतलब चली गई, जिसके अंदर की इमोशंस चली गई वो दया भाग। ये कहाँ है सर? वेस्ट बंगाल एंड असम। ऐसा नहीं है कोई वेस्ट बंगाल और असम से देख रहा हो, सॉरी ऑन माई साइड, आई एम जस्ट वांट कि आपको ये टॉपिक याद रहे। यहाँ पे क्या कहा जाता है? नोबडी एक्वायर्ड द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। तुमने उस घर में जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी में राइट बन जाएगा। ध्यान सुनना, तुमने उस घर में जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस प्रॉपर्टी के वारिस हो गए। ओके, thus the children do not acquire any right, acquire and right share in the family property as long as his father is alive। ठीक है, जब तक पप्पा जिंदा हैं। कैसे? जब तक पप्पा जिंदा हैं। एंड ओनली द डेथ ऑफ द फादर, जब पप्पा निकल लेंगे, द चिल्ड्रन विल एक्वायर राइट एंड शेयर इन द प्रॉपर्टी। अच्छा, तुमने कुछ मूवीज देखी होंगी, हाँ, KGF, गरुणा को पता है जब तक मेरा बाप जिंदा है तब तक मेरी डिसीजन मेकिंग कम है, तो क्या करता है? पापा को तकिया लेके दबा के मार देता है। देखी होगी मूवी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट बंगाल और असम में करते हैं, मूवीज में तुमने ऐसा देखा होगा। तो कह रहे जब तक पप्पा जिंदा है मेरा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक पप्पा गए हो तो मेरा अधिकार मिल गया। तो ऐसा होता है एक्चुअली। कलयुग में ये डिफरेंस होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम मेहनत करके अपना कुछ नहीं बनाना चाहते, जो है उसको छीनना चाहते हैं। महाभारत का समय कलयुग में ज़्यादा होता है, हर किसी को छीनना है, झपटना है, नीचा दिखाना है, नेगेटिव बोल के सामने वाले को डाउन करना है, अच्छा नहीं। जबकि हमें कैसा होना चाहिए? रामायण टाइप का, एक दूसरे को अप्रिशिएट। भरत जाके राम भैया को बोल रहा है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो भैया, सब आप ही का है, मैं क्या करूँगा ये सब लेके। वो तो मम्मी ने बोल दिया, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, हैज़ द फादर एंड हिज ब्रदर वुड बी को पार्टनर, मतलब पापा और उनके भैया एचयूएफ के को पार्टनर रहेंगे। पप्पा के जाने के बाद यू कैन, बट जब तक पप्पा है यू आर नथिंग। ओके, बट पूरे इंडिया में क्या चलता है? अपन दिल्ली का है, अपन मुंबई का, अपन पंजाब का, आइला बेडू तेरे लिए आजा। वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर आर लिविंग। वन एक्वायर द राइट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ, यानी एक वर्ड तुमने सुना होगा, जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध अधिकार यानी राइट बाय बर्थ। एक ना गाना था, तूने मेरा दूध पिया है तो मेरे जैसा है। इट मीन जैसे ही जन्म लिया वैसे ही वो उस प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकता है पूरे इंडिया के अंदर, असम और वेस्ट बंगाल को छोड़ के। ओके, दस एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली एक्वायर अ राइट स्लैश शेयर इन द फैमिली
प्रॉपर्टी। ओके, और जो मैंने दया और भाग बोला बस याद करने के लिए बोला, उसको वैसे मत लेना हर जगह, ठीक है ना। इसका देखो एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। बच्चे को बोला प्रॉपर्टी वगैरह टेंशन नहीं देता, बाप जिंदा तू पढ़ाई पे ध्यान दे। और यहाँ पे क्या, अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाप रहे या ना रहे अपन तो मालिक ही है। तो देखो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो तुम्हें कैसे सोचना है तुम सोच सकते हो। सर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, लिखवाओगे कैसे ये सारी चीज़, थोड़ी सी समरी बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी समरी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए। सर हर टॉपिक पे इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ पे लग रहा है तो लगा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, देखिए सर एचयूएफ में जो मेन बात है वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर घर की बेटी है, घर की बेटी है तो को पार्टनर है, को पार्टनर, अरे यार मजा नहीं आया यार लिखने में। बेटी इक्वल बॉय, बेटी जो है बेटे के बराबर है, सेम राइट, सेम राइट, ठीक है। बट अगर अदर फीमेल मेंबर है, अदर फीमेल मेंबर, अदर फीमेल मेंबर बोले तो जैसे वाइफ और डॉटर, वाइफ स्लैश डॉटर इन लॉ, इन लॉ। इसका कहने का मतलब क्या, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑडियो जब मैं रिवीजन करूंगा उसमें मैं बोलूंगा कि जब तक आप अपने घर में, खुद के घर में, खुद के घर, खुद के घर में, तुमने सुना होगा एक ओल्ड मूवीज डायलॉग, बेटियां तो पराई होती है, पराया धन होती हैं, इसलिए जिस घर में हो तुम अपना धन, पूरा धन ले सकती हो, ठीक है। उस घर में जाओगी, मना नहीं है, लेकिन पति के हिस्से में से, फैमिली वाला नहीं, ओके। डॉटर इन लॉ, ठीक। इसके बाद हमने एक अच्छा पॉइंट सीखा कि सिख एंड जैन, कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि ये भी एचयूएफ के पार्ट बन सकते हैं, इन्हें भी एचयूएफ ही माना जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या सीखा कि दया भाग कहां लगता है, दया भाग लगता है सर वेस्ट बंगाल में एंड आसाम में, राइट। इसमें क्या होता है, पापा जब नहीं रहेंगे देन जो सन होगा उसको राइट मिलेगा, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए लिख दिया। पापा के जाने के बाद, जब तक पापा जिंदा हैं, ठीक है, इसका अलग मीनिंग लिख सकते हो, जब तक पापा ऑन है तब तक बेटे को ऑफ रहना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, ठीक है। एक्चुअली कई बार हमें ऐसे लिखना पड़ता है कि समरी वे में याद रहे, क्योंकि हर चीज़ में हार्डवर्क नहीं लगा सकते आप, उतनी सारी चीज़ में दोबारा लिखूंगा तो 20 मिनट तो ऐसे ही लग जाने, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, मिताक्षरा, 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 ठीक है। मिताक्षरा में क्या है सर, दया भाग है एक और एक है मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है, रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब उस जगह को छोड़ के। इसमें क्या वर्ड क्या था, बर्थ, राइट बाय बर्थ, मतलब जब पापा ऑन हो या ऑफ हो फर्क नहीं पड़ता, बेटे ने जन्म लिया आपकी फैमिली में, ही इज एलिजिबल, ओके, वाह। तो सर ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने अगला जो टॉपिक पढ़ना है, दिस इज कंपनी। तो इतनी सारी बातें तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जो बुक में लिखा है थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, इतनी सारी नहीं बताऊंगा अभी। कंपनी में, कंपनी सर दो टाइप की होती है, एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। सर कंपनी लॉ पढ़ोगे उसमें और अच्छे से सीखने के लिए आएगा, वो वहाँ पे जस्टिफाई करते हैं इनकम टैक्स के एंगल से। अभी सुनो मेरी बात को, जब रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा ना वहाँ पे भी डिस्कशन है, वहाँ पे हम और अच्छे सीखेंगे। एक होता है इंडियन कंपनी, सेक्शन टी क्लॉज 26, एक होता है फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 23A। लेकिन हाँ, इसका सेक्शन याद मत रखना, सेक्शन 2 हमने अभी पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लॉज 31, वो याद रखना बस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी के 2 कंडीशंस हैं, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है
तो कंपनी क्या होगी सर, रिगार्डेड एज इंडियन कंपनी। पहला, कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे अभी 96 लिखा है, लेकिन अगर आपने लॉ पढ़ा हो तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर उस लॉ के बाद कोई दूसरा लॉ हो गया तो नया वाला लॉ अप्लीकेबल होता है, ना कि पुराना वाला। ये आप लॉ के अंदर अच्छे से सीखोगे, ठीक है। अभी मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मतलब अंडर दिस एक्ट, मतलब अगर तुम कंपनी एक्ट में इंडिया वाले रजिस्टर्ड हो तो तुम इंडियन कंपनी हो। रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ से, जहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही है, अगर वो इंडिया में है तो भी तुम एक इंडियन कंपनी हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंडियन कंपनी। एक होती है सर फॉरेन, और फॉरेन कंपनी कौन सी है, विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, यानी इंडियन कंपनी नहीं है। तो इंडियन कंपनी नहीं है तो क्या है, फॉरेन कंपनी। बाकी जो अगला वाला है ये आप रेजिडेंशियल वाले चैप्टर में अच्छे से सीखना, क्योंकि हर एक नॉलेज हर चैप्टर में मैं अभी नहीं दूंगा, यहाँ पे डाला हुआ है बुक में, इट्स ओके, बट रेजिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक में मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। आइए वापस आते हैं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कंपनी के बारे में। पेज है ना मेरे पास, हाँ है। थर्ड लिखो, बदमाश, बदमाश, ठीक है। कंपनी, तो कंपनी क्या होती है सर, आप लिखेंगे कंपनी में, इसको ना मैं बीच में लिखता हूँ, कंपनी इंडियन कंपनी हो सकती है। सेक्शन याद नहीं रखना इसलिए नहीं लिख रहा, ठीक है। इस इतनी सेक्शन में याद रखो, जो मेन मेन होंगे वो याद रखेंगे, बाकी नहीं याद रखेंगे। जैसे फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है, जो अदर देन इंडियन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हो नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। और सर इंडियन कंपनी कौन है सर, इंडियन कंपनी के लिए पहला कंडीशन क्या था, इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट, ठीक है। आप लिखो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आप एग्जाम में 2013 लिखेंगे, सेंस 2013 का लेंगे। सर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा ये वाला, पहली बात। अगर आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड सर प्लस मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी है। एंड तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए सर, इंडिया में। शुड बी इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया। अगर ये इंडिया में है, अगर ये इंडिया में है तो आप एक इंडियन कंपनी कहलाओगे। तो ये दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लिखना 2 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सर आपने आज हमें लिखने का टाइम नहीं दिया, पिछले लेक्चर में आप लिखने का टाइम दे रहे थे, दे दूंगा यार, ठीक है। एक बार ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूं। अब हमारा जो 4th टॉपिक आता है, दिस इज फॉर्म। फॉर्म एक बार बुक से मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम नोट बनाएंगे। फॉर्म क्या होता है सर, फॉर्म के लिए वो कह रहा है अ पार्टनरशिप इन रिलेशन, ध्यान सुनना, पार्टनरशिप इन रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड द शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस के प्रॉफिट को साझा करने के लिए, बांटने के लिए एक साथ टुगेदर हुए हैं, ठीक है। कैरिड बाय ऑल, सभी लोग, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी लोग मिलके काम करेंगे या फिर एक बंदा सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इज कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर। जब सारे लोग, जैसे ए बी सी आया तो ए को भी हम इंडिविजुअल पार्टनर बोलेंगे, बी को भी और सी को भी, ठीक है। ये टर्म कहाँ से आई, ये पार्टनरशिप एक्ट से डिफाइन हुआ है, एज डिफाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट। तो ये पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन है। क्या मैं लिखवाऊंगा, नहीं, ठीक है। मैं समरी में ये बात नहीं लिखवाऊंगा आपको, जो नोट्स बनाऊंगा।
प्लस फॉर्म में एक और चीज आती है, दिस इज एलएलपी, मतलब पार्टनरशिप एक्ट को भी हम फॉर्म बोल रहे हैं, जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड और जो एलएलपी में रजिस्टर्ड है। एलएलपी आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है। जो एलएलपी में रजिस्टर्ड है, ध्यान सुनना, एलएलपी में रजिस्टर्ड है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, फर्म। बस इतना याद रखना आपके लिए। एक बात और है छोटी सी, अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज पार्टनर। मतलब एक बच्चे को तुमने एडमिट किया है कि हाँ बस वो प्रॉफिट ही शेयर करेगा, उसको भी हम पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आइए सर, तो फर्म में आप बस एक सिंपल सी मीनिंग लिखोगे, एज पर पार्टनरशिप एक्ट एंड प्लस एलएलपी एक्ट, बोथ क्या है सर, फर्म। इन दोनों को ही हम फर्म मानते हैं। बस इतना सा लिखोगे, समरी में चलेगा आपके लिए। अब अगला जो पॉइंट है उस पर एग्जाम का, अच्छा यहाँ पे मेरा स्पेस कम हो जाता है, तो मैं अगले पेज को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, लिखते समय मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा दूंगा। फिफ्थ आप लिखोगे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, ईओपी। अब सर देखो, स्टडीमेट ने क्या कहा इसके बारे में, हमारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो। अब सबसे पहली बात तो ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईओपी एंड बीओआई, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टडीमेट में क्वेश्चन है, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है, स्टडीमेट, आईसीएमेट, ठीक है। ओके, तो ईओपी क्या है, बीओआई क्या है, एक साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको एक साथ भी लिखवाऊंगा मैं, तो एक साथ पढ़ रहे हैं इसको हम, देख। ईओपी क्या है, व्हेन पर्सन्स कंबाइन टुगेदर, मतलब पर्सन्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ ज्वाइंट एंटरप्राइज। किस लिए सर, क्योंकि इन्हें प्रमोट करना है, क्या करना है सर, ज्वाइंट एंटरप्राइज को। दे आर असेंबल एज एन ईओपी, इसे हम ईओपी कहने वाले हैं। इफ दे डू नॉट इन लॉ कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने फॉर्म बना रखी है, नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट एन एसोसिएशन, जब आप एक एसोसिएशन बनाते हैं, पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस और एक्शन, की सबका पर्पस एक हो, ठीक है। एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम, और उनका ऑब्जेक्ट भी सेम हो, यानी उनका पर्पस, एक्शन और ऑब्जेक्ट सेम हो। पर्पस, एक्शन और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपने पढ़ा ईओपी। और बीओआई क्या कहते हैं, ध्यान सुनना, इट डिनोट्स, ये क्या बता रहा है, इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टी हु मेयरली रिसीव इनकम ज्वाइंटली, जैसे दो लोग साथ में मिलके आए और दोनों को इनकम आ रही है उसके बिहाफ पे, एंड हु मे असेसिबल लाइक अ मैनर इन द सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअली, और उसको वैसे ही बेनिफिट मिलेंगे जैसे इंडिविजुअली बेनिफिशियरी को मिलते हैं। लेकिन सर अभी भी ना दोनों के टर्म्स हमें क्लियर नहीं हुए, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन है ईओपी और बीओआई का। अब दोबारा से पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है सर। इन केस ऑफ बीओआई ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी मेंबर, और एओपी मेंबर्स वॉलंटरी कम टुगेदर विद अ कॉमन विल फॉर अ कॉमन इंटेंशन और पर्पस, whereas in case of BOI such common will or may not be present। देखो यार, यहाँ पे BOI के लिए एक पॉइंट क्या निकल के आता है कि कॉमन विल हो भी सकती है, यानी यहाँ पे तुम लिख सकते हो BOI में कि कॉमन विल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि EOP में क्या होता है, कम टुगेदर फॉर अ कॉमन इंटेंशन, इनका इंटेंशन सेम है, ठीक है, इनका पर्पस सेम है, ठीक है, बट यहां पे कॉमन विल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसमें एक डिफरेंस और, मतलब एक डिफरेंस तो ये हो गया पहला। दूसरा डिफरेंस जो मैं आपके लिए बता रहा हूं आपको, वो ये कि यहां पे वर्ड है पर्सन। पर्सन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7, यानी एक फॉर्म, एक इंडिविजुअल भी एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, एक कंपनी और एक फर्म भी एसोसिएशन बना सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा, किसी भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपको, इंडिविजुअल एंड कंपनी भी यहां पे एक साथ आ सकते हैं, यहां पे कंपनी एंड फर्म भी एक साथ आ सकती है। लेकिन यहां पे
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स आएंगे, यहाँ यानी राम एंड हनुमान आएंगे साथ में, यानी ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे एक साथ जब वो कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। और वहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आ सकती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो इसको एग्जाम पर्पस के लिए कैसे याद रखोगे आप? ईओपी और मैं साथ में बीओआई भी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। एंड 6 बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई कैसे याद रखोगे आप? देखो, ईओपी एंड बीओआई आपको एग्जाम्पल से याद रखना है, ठीक है, आपको याद रहेगा। पहली बात, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होता है, कॉमन इंटेंशन एंड पर्पस, बट यहाँ पे कॉमन हो भी सकता है, उसने मना नहीं किया है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहला डिफरेंस 2 मार्क में पूछेगा, 2 मार्क्स में ये डिफरेंस आने चाहिए। एओपी में कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन में जैसे कंपनी एंड फर्म, फर्म एंड इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे सर? इंडिविजुअल, जैसे सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब आपको लग रहा होगा सर मास्टर कितना पढ़ा रहा है यार, और लिटरली आप दिल से मेरे को बोलोगे सर ये लेवल पे जाके हमने नहीं पढ़ा था पर्सन की डेफिनेशन को। 1 घंटा मैंने लगा दिया इसके ऊपर। 2 डेफिनेशन भी तगड़ा टाइम लगता है, एक तो इस पे लगता है और एक असेसमेंट और प्रीवियस ईयर पे लगेगा, क्योंकि उसके एक्सेप्शंस के साथ पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ टाइम लगता है। बाकी सब तो छोटे छोटे डेफिनेशन एक बार में कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर, अभी ये आपका 5वां और 6ठा हो गया, अभी 2 और है। इसके बाद है सर हमारे पास लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का सिंपल सा आप एग्जाम्पल रखो, उसी से याद रखना। म्युनिसिपल, एमसीडी, ठीक है। द टर्म मीन्स म्युनिसिपल कमेटी, आपको कितना याद रखना है? म्युनिसिपल कमेटी, बस। इससे ज़्यादा ये एग्जाम में आने वाला नहीं, इससे ज़्यादा वो पूछेगा नहीं। जिस पे पूछ सकता था एग्जामिनर पहले ही उस पर हमको हिंट दे चुका है कि मैं पूछूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पार्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। तो आपको इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपल कमेटी, दैट्स इट। फिर अगला है सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें क्या आता है सर? इसमें यूनिवर्सिटीज़, यानी जो अस्तित्व में नहीं है, ध्यान सुनना, अस्तित्व में नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन हमने उसे नेचुरल बना रखा है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर, साईं बाबा का मंदिर, आपके चर्च, आपके यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, आपके मस्जिद्स, उसमें आपका बिलीव है कि उसमें भगवान है। सर आपका है, हाँ जी मेरा भी पूरा है, लेकिन यहाँ पे वो रियली नहीं है ना, देख नहीं सकते, भावना जुड़ी हुई है। Artificial person are the entities which are not natural person, which are not natural person but are the separate entities in the eyes of the law। लेकिन कानून उसे मानता है। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ता है करोड़ों रुपए का, उस पर तो कभी टैक्स लगेगा नहीं। सर टैक्स लगता है क्या? अरे यार कुछ तो पता चले क्या आ रहा है वहाँ पे, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, कुछ तो हो। दिस इज रेसिडुअल कैटेगरी, कवर ऑल द आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन को कवर अप करने के लिए बनाया गया है विद जस्टिक्स पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर द एनी अदर कैटेगरी, ठीक है। ओके, डाइटीज, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ओके, अब इन चीज़ों को हम साथ में लिख लेते हैं। फिर मुझे लग रहा है आज मैंने तुम्हें बड़ा हैवी पढ़ा दिया, ठीक है। अभी 1 आवर ही हुए हैं, वैसे मैंने तुमसे 90 मिनट्स का टाइम मांग रखा है, अभी 60 मिनट में तुम्हारी ये हालत है। अभी लिखना भी है, रिवीजन भी करना है ऑडियो का, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी भी जब तुम मेहनत करो ना तो ये मत सोचो मैंने बहुत कर लिया, बस ये सोचो कि हाँ परमात्मा प्रभु तुम्हारी कृपा से आज मैं कुछ कर पाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ द वे। नेवर फील, मैं ये बोलूँगा घमंड मत करो अपनी मेहनत पे। उसकी इच्छा है तो तुम ये कर पा रहे हो, उसकी इच्छा ना हो तो तुम हिल ना पाओ।
आज एक बच्चे का मैसेज आया, सर इनकम टैक्स की क्लास शुरू हो गई। मैंने कहा हाँ, एक लेक्चर अपलोड हो गया है, इंट्रो डाला था, आज दूसरा आएगा। उसने बोला सर मैं ना रिजल्ट की बात करूँगा। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। भाई शेरों में और भेड़ियों में फ़र्क होता है। जो लोग रिजल्ट के बाद देख रहे हैं, सॉरी ऑन माय साइड, हो सकता है आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, आपको ना पता हो, लेकिन जो बंदा तकदीर लिखता है अपने हाथों से, वो समय आने का वेट नहीं करता। वो आज से ही मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए आज से ही पसीना बहा रहा है, आज से ही मेहनत कर रहा है, आज से ही लगा पड़ा है। वेट मत करो कि रिजल्ट आ जाएगा पास या फेल तब पढ़ूंगा, वेट मत करो जब पैसे आ जाएंगे तब पढ़ूंगा, वेट मत करो कि सही मूवमेंट आएगा तो पढ़ूंगा। नहीं, आज से, अभी से इतिहास रचना है। ध्यान देना इस बात का, क्योंकि तुम्हें मुकद्दर का सिकंदर बनना है। ऐसा सिकंदर नहीं बनना कि जो तुक्के से पास होता हो, ऐसा कि जहां जाओ फाड़ के आओ। ठीक है, आई थिंक मोटिवेशन तुम्हें अच्छा लगता होगा। हाँ गुड। अब है हमारे पास भैया 7। इस पे आप लिखोगे लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। इसमें ज़्यादा मत लिखो, इसमें बस लिख दो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, एमसीडी। और 8th के एग्जाम्पल लिख लो आप, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन, जुरिडिकल पर्सन्स, जैसे यूनिवर्सिटीज और कॉमा डाइटीज, यानी सभी परमात्मा लोग को बोल दिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबको। ठीक है, और एक और एग्जांपल है बार काउंसिल। स्टडीमेट में लिखा है तो हम भी लिख लेते हैं, बार काउंसिल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तुम्हें अच्छे से मैंने थका दिया वैसे ही, तो अच्छा खासा, वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ाया बहुत कम है, लेकिन डेप्थ कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एक बार बुक से पढ़ाओ, फिर ऐसे पढ़ाओ, फिर वैसे पढ़ाओ, तो मैं तुम्हें रिवाइज करा के देता हूँ। कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, वैसे टाइम है। इफ़ यू अलाउ मी आई विल डू मोर। ठीक है, तुम मुझसे बताओ, मैं देख लेता हूँ कुछ और भी तुम्हारी सेवा में हाजिर कर सकूँ। ठीक है, असेसी की डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ, पर्सन और असेसी में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, हु इज़ अ पर्सन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं, ये अभी पहला हुआ। ठीक है, नोट 1, नोट 2, नोट 2। सर ये नोट चल रहे हैं, नोट याद है, नोट 1 में हमने अभी सीखा पर्सन। सर जो पर्सन हमने सीखा, क्या सारे पर्सन असेसी होते हैं? इस पे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पर्सन आर असेसी। क्या सर सारे पर्सन असेसी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ऑल असेसी आर पर्सन। क्या हर असेसी पर्सन होते हैं? अब इसका आंसर पहले का लिखना नो, दूसरे का लिखो यस। पहले तो दिमाग को बड़ा करो। तुम रट्टा मार के बैठ जाते हो, रट्टा नहीं मारना है, समझ के बैठो, समझ के बैठो। भाई दुनिया की कोई भी किताब होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी आरटीपी होगा, कोई भी एमटीपी होगा, तुम बोलेगा हवा अंधे बिड़ो, नो दिक्कत। और ये बिड़ू बिड़ू इज़ नॉट माई लैंग्वेज, मैं दिल्ली से हूँ, हमारे यहाँ बिड़ू नहीं चलता, ये मैं थोड़ा सा फन के लिए क्रिएट करता हूँ। ओके, ठीक है। ऑल पर्सन आर एसएससी। क्या हर पर्सन एसएससी है? मतलब जो तुमने 7 कैटेगरी पढ़ा दी मास्टर, 7 नहीं सर, गजब पढ़ाए हो, 8 एकदम ऊपर वाला। तो क्या आपने जो कैटेगरी पढ़ाई, क्या ये सभी एसएससी है? नहीं। क्या हर एसएससी पर्सन है? आंसर है यस। ठीक है, तो इसके लिए मतलब समझो, एसएससी, एसएससी है कौन? एसएससी का मीनिंग क्या निकल के आया? एसएससी वो इंसान है, आप लिखो हु इज लायबल टू पे टैक्स, टू पे इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। मतलब पर्सन कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का आपने रख दिया और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप रोज 10-20 रुपए का उससे चढ़ावा चढ़ाते हो,
क्या वो पर्सन है? हाँ है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। क्या वो एसएससी है? नहीं। हनुमान जी जब हर साल का 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाएंगे, सॉरी टू मेंशन दिस, तब हम उनको बोलेंगे कि ये एसएससी है। यानी वो बंदा जो इनकम टैक्स में टैक्स पे करने के लिए, सर 2.5 लाख पे भी गलत बोला मैंने, 7 लाख तक आपको एक भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। अभी सीखोगे आप धीरे धीरे धीरे, टाइम दो मुझे, बहादुर बच्चा बनना है मैं, सबको सीखेंगे हम, ठीक है। तो अभी दिमाग में डाल रहा हूँ बस, मतलब कि जब कोई इंसान गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाता है तो वो एसएससी है, और जब तक वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है वो एसएससी नहीं है, वो सिर्फ पर्सन है। तो हर पर्सन एसएससी होता है क्या? नहीं। क्या हर एसएससी पर्सन होता है? हाँ, क्योंकि पहले आपको पर्सन होना पड़ेगा, कैटेगरी देखनी पड़ेगी आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद अगर आप लायबल हो टैक्स पे करने के लिए देन यू आर एसएससी। इफ यू आर नॉट लायबल टू पे द टैक्स यू आर नॉट अ एसएससी। छोटी सी डेफिनेशन थी, आई होप यू लाइक इट बेबी, कम ऑन। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जब इतनी मेहनत की है तो लिखना सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी। सर थक गए क्या? अरे बिड़ू, बिड़ू बिड़ू की व्हाट इज द वर्ड बिड़ू, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है। एसएससी बस ये सिखाऊंगा, ठीक है। एसएससी लिखो, एसएससी इज अ पर्सन, ये वह प्राणी है, यह वह जीव है, हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जिसको गवर्नमेंट को अपनी आय का एक हिस्सा देना है, ताकि मोदी जी को बोले मोदी जी यह हमारे मेहनत की कमाई है, ले जाइए, रोड बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए। मतलब यू आर द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स टू मोदी जी कि बेटा जाओ और जाओ। इज अ पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जिसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और एनी अदर सम। अरे सर टैक्स तक तो ठीक था, अब क्या जान लोगे बच्चों की? हाँ सर, एनी अदर सम बोले तो पेनल्टी और इंटरेस्ट। कई बार आपको टैक्स तो नहीं पे करना पड़ता, लेकिन आपसे कुछ गतिविधि गतिविधि ऐसी गतिविधि हो जाती है कि आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है, ठीक है। और या फिर इंटरेस्ट पे करना जाता है, वो भी तब भी अगर आप पेनल्टी पे कर रहे हो तो भी आप एसएससी हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी आप एसएससी हो, ठीक है। एनी अदर सम, पेनल्टी और इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स लॉ, अंडर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। चलो इतनी छोटी सी बात देख ली, बाकी स्टडीमेट में ये बड़ा हैवी तरीके से दे रखा है तो उसको ना पढ़ के इतना भी पढ़ो, धीरे 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 जब मैच्योर होगे तो हम और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको लिखने का टाइम नहीं दिया, लिख लो उसके बाद रिवीजन करेंगे, तब तक मेरे थोड़े गले को आराम मिल जाएगा। पहले रिवीजन डायरेक्ट सुनना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ऑडियो शेयर कर दूंगा। अगर मेरे साथ में रिवीजन करके फिर जाना है तो एक बार लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो मार्क कर लो ये सारी बातें। आइए, विश ऑल द बेस्ट, ना 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 एंड गॉड ब्लेस यू, ना ना ना। अभी मिलेंगे रिवीजन ऑडियो के साथ, क्योंकि जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो स्टाइल को अप्रोच को पसंद कर रहे हैं वो रुकेंगे, जिन्हें सच में कमाल करना है वो रुकेंगे, और जिनको जल्दबाजी भाई कह नहीं सकता, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, माँ बाप के सपनों को पूरा करें, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें कि हम आपको बोलें कि फ़क्र है यार हमें तुम पे। कुछ ऐसा करिए कि इतिहास रचिए, और उसके लिए आज मेहनत कीजिए, ठीक है। आइए नोट डाउन स्टार्ट कीजिए।
चलिए सर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हेलो मडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम कर रहे हैं बेसिक एंड रीड्स टॉपिक का सेकंड रिवीजन फ्रॉम सेकंड लेक्चर। इसमें आज हमने स्टार्ट किया था स्कीम ऑफ इनकम टैक्स कि भैया इनकम टैक्स कैसे काम करता है, क्या होता है, सब कुछ बताओ। तो डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार रीड आउट करूँगा, धीरे धीरे आपको करके एक्सप्लेन करता हूँ। एवरी पर्सन, मैंने आपसे कहा था 2 to 3 लेक्चर लेंगे, उसके बाद ये हर एक वर्ड आपको क्लियर होगा, याद रखना, ठीक है। लेक्चर में सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि वर्ड्स एग्जाम में समझने का फायदा तब है जब लिख पाओ, इसलिए वर्ड्स पे ध्यान दो। एवरी पर्सन, पर्सन की मीनिंग क्या होती थी अभी अभी हमने सीखी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड द अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, कि भैया उसने इतने पैसे कमा लिए हैं कि वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर उठ चुका है। मैंने एग्जांपल दिया था 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। इज एन एसएससी, अब वो हमारे लिए एसएससी बन चुका है। तो इस लेक्चर में हम पर्सन और एसएससी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ही इज लायबल टू पे टैक्स, अब उसको टैक्स देना पड़ेगा, रेट एंड रेट्स जो भी असेसमेंट ईयर में बताया गया है। तो सर रेट एंड रेट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये सारी बातें रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती हैं, तो उसका भी अपना एक चैप्टर है, वी विल डिस्कस, ठीक है। दिस इज हाउ स्कीम ऑफ इनकम टैक्स वर्क, ओके। तो सबसे पहले हमने बात की पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऐड कराया था, सेक्शन 2, सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 47। इसके साथ जो भी चीज़ें होंगी उसे हम क्लॉज कहेंगे, सब सेक्शन नहीं कहेंगे, ओके। देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ एसएससी। पहला है इंडिविजुअल, जैसे मिस्टर राम। ये इंडिविजुअल जो हम एसएससी हम बोल रहे हैं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ह्यूमन बींग होना चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, लुनेटिक है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक सी रहेगा क्या, लुनेटिक, ठीक है। तो गार्जियन और जो मैनेजर है वो यहाँ पे आएंगे, और अगर कोई डिसीज पर्सन है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आएगा। माइनर के लिए मैंने आपको एक डायलॉग याद रखा था, जा अपने बाप को बुला के ले आए, इट मीन्स गार्जियन को बुला के लाओ, ओके। एचयूएफ में बेटी हो या बेटा हो दोनों के सेम राइट है, बेटी हो या बेटा हो दोनों के सेम राइट है, ठीक है। अब एक बात आपने सुनी होगी, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बेटी का खुद का घर होता है और वो पराया धन होती है, राइट। तो अगर खुद के घर में है तो उसके पास प्रॉपर्टी में भी राइट मिलेगा। अगर वो दूसरे घर गई है शादी करके, वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। वो अपने हस्बैंड से बात कर सकती है, लेकिन दादा से उनके वहाँ पे नहीं बोल सकती कि मेरा हिस्सा दो, राइट। अदर फीमेल मेंबर जैसे वाइफ है या बहू है, उनका नहीं होता। सिख एंड जैन भी एचयूएफ के अंदर आते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। फिर एक दया भाग एंड मिताक्षरा, याद करेगा, इसमें 2 क्वेश्चन स्टडी मेट में हैं और हमने उसको मार्क भी किया था, तो भूलेगा मत प्लीज़। दया भाग वेस्ट बंगाल एंड असम में लगता है। पापा जब तक जिंदा है बेटे का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में, पापा के जाने के बाद, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, पापा मेरी जान, हाँ ये उसी की बात हो रही है, तब जाके सन को राइट मिलेगा, पापा के जीते जी नहीं। मिताक्षरा, अब आपका वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ दो तो हर जगह मिताक्षरा चलता है। यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकार, मैंने एक वर्ड लिखा था आपको, जन्म सिद्ध अधिकार, यानी जन्म लेते ही आपको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर कंपनी। सर एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। मैंने कहा था बाकी हम रेजिडेंशियल स्टेटस में डिस्कस करेंगे। फॉरेन कंपनी क्या है, जो इंडियन कंपनी नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। सर इंडियन कंपनी कौन सी है, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल प्लेस इंडिया के अंदर है। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी तो आप इंडियन कंपनी कहलाएंगे। सर फर्म कौन है, फर्म एज पर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, हमने बुक में वहाँ से पढ़ा था, और एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट दोनों को ही हमारी इनकम टैक्स की लैंग्वेज में फर्म कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 डेफिनेशन एक साथ है, एक ईओपी और एक बीओआई। समरी वे में आपको समझाता हूँ। ईओपी में कॉमन इंटेंशन और पर्पस होता है, बीओई में कॉमन इंटेंशन और पर्पस हो भी सकता है, मे और मे नॉट, ओके। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन होता है, कंपनी एंड फर्म, फर्म एंड इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशन, पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट इंडिविजुअल में इंडिविजुअल्स लोग का कॉम्बिनेशन होता है, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, ओके। 7 लोकल अथॉरिटी में मैंने आपको सिंपल सा वर्ड कहा, एमसीडी, म्यूनसिपल कमेटी यहाँ पे आती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में वो लोग जो है नेचुरल नहीं है, बाय नेचर नहीं है, लेकिन बाय गॉड हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़, टाइटीज़, बार काउंसिल्स, एटीसी। इसके बाद मैंने एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक टाइम को सेव करते हुए लिखा है आपको, पर्सन और एसएससी। पर्सन कौन है, ऑल पर्सन्स आर एसएससी, सभी पर्सन एसएससी होते हैं क्या, नो। क्या ऑल एसएससी पर्सन होते हैं, आंसर है यस। तो एसएससी है कौन, देखो यार तुमने पर्सन की डेफिनेशन में 7 एसएससी बता दिए, क्या हर पर्सन एसएससी, आंसर है नो। वो इंसान हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट, जिसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो एसएससी है,
मतलब तुम भी पैसे कमा रहे हो लेकिन तुम इनकम टैक्स पे नहीं करना, तो तुम सिर्फ एक पर्सन एसएससी नहीं हो। सेक्शन 2 क्लॉज 7 इस पर हमने पढ़ा था एसएससी। छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी कि एसएससी वो इंसान है जिसको टैक्स पे करना पड़ता है और एनी अदर सम, यानी पेनल्टी पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो भी तुम एक एसएससी हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज द रिविजन ऑफ द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर यूट्यूब वीडियो। तो ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। 80 मिनट्स का लेक्चर अराउंड रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। रिवीजन टाइम में, टेस्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे ऑडियो हैं, 20 to 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखेगा और ज़िंदगी में कभी भी लगे मैंने आपके लिए दिल से मेहनत की है, एक थैंक्स जरूर बोलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑडियो भी आपका रिकॉर्ड हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन 9 PM। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।